आज हरियाणा में निकाय चुनाव के प्रचार का शोर थमने जा रहा है। आज शाम चुनावी शोर थम जाएगा और 2 मार्च को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 12 मार्च को सामने आएंगे। प्रदेश में शहर की सरकार के लिए बीजेपी और कांग्रेस 2 ही पार्टियों के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। आज शाम को पानीपत नगर निगम चुनाव को छोड़कर बाकी के निकाय चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रदेश में 10 नगर निगमों समेत करीब 40 शहरी निकायों में चुनाव और उपचुनाव होने हैं। बीजेपी ने शहरी निकाय चुनाव में जीत के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा दिया है, जबकि कांग्रेस नगर निगमों में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रही है। बता दें कि 11 बजे फतेहाबाद में सीएम नायब सिंह सैनी की जनसभा होगी। निकाय चुनाव को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने जमकर प्रचार किया है। तो आज से निकाय चुनाव का शोर थम जाएगा और ऐसे में कड़ा मुकाबला देखने को भी मिलने वाला है। खासतौर पर अगर हम फाइट की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला है। 2 मार्च को वोटिंग होगी, 12 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और इसी कड़ी में आज फतेहाबाद में सीएम नायब सिंह सैनी की जनसभा भी होने जा रही है। जनसभा के जरिए सीएम, जो कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। आज निकाय चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और आज जिस तरह से चुनाव प्रचार के लिए लगातार तमाम दिग्गज जो कि चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरे हुए हैं, तो आज शाम 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार होगा। सीएम नायब सिंह सैनी भी फतेहाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 2 मार्च को मतदान होगा, 12 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से दावा किया गया है ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। और चलिए, जो धरातल पर स्थिति फिलहाल आज अंतिम दिन क्या कुछ बनी हुई है, इसी का जायजा लेते हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शशि नायर। शशि, आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन क्या उत्साह देख पा रहे हैं आप? देखिए, आज जैसे कि 2 मार्च को मतदान होना है और आज शाम को 6 बजे जो है वो प्रचार का जो समय है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में आज अंतिम दिन, अगर मैं हिसार की बात करूं या पूरे हरियाणा की बात करूं, तो दोनों जो पार्टियां हैं, मुख्यतः मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही की जोर आजमाइश आज देखने को मिलेगी। हिसार में दोनों ने ही आज रोड शो का आयोजन किया है। हालांकि ये रोड शो जो है पूरे शहर में निकलेगा, लेकिन रूट्स जो है वो अलग अलग हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय ने हमारे सोर्सेज बताने की कोशिश की थी कि जो अंतिम दिन, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी का जो पिछला दौरा था वो रद्द हो गया था, कोशिश थी कि आज के रोड शो में शामिल हो, लेकिन अभी तक उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। और जहां तक कांग्रेस के रोड शो की बात है, कांग्रेस आज रोड शो कर रही है। जो हिसार से सांसद है, फिर हिसार हल्के के तीनों विधायक चंद्र प्रकाश है, नारनौल से विधायक पेटवाड़ है और नरेश शेरवाल जो उकलाना से विधायक है, वो इस रोड शो में। तो अब कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि आज प्रचार खत्म हो जाएगा, तो अंतिम दिन में किस तरह से, जिसको वो कहते हैं कि एक अंतिम चोट मारी जाए, जिसका असर जो है वो दूर की एक बड़ा क्षेत्र था, पूरा शहर था जिसमें बीजेपी पहुंचना था, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे रह गए। बीजेपी और कांग्रेस नहीं पहुंच पाई, ये बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी इस बात को मान रही है। और क्योंकि था, गलियां थी, कस्बे थे, शहर था, इतने कम दिनों में मुमकिन भी नहीं था। तो अब कोशिश ये की जा रही है, प्रचार भी खत्म हो रहा है, तो ऐसे में अब रोड शो के लिए कांग्रेस अपनी जोर आजमाने की कोशिश करे। यहां से बीच भाग से शुरू होगा और
सपना। तो अंतिम दिन अब कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह से तमाम लोगों तक एक बार फिर से पहुंचा जाए। मुख्य मुकाबला यहां पर मेयर को लेकर है। कांग्रेस खड़े कृष्ण सिंगला और एक जो काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में प्रवीण पोपली को चुनावी मैदान में। तो अंतिम जोर लगाने की बारी खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2 माह मतदान होना है। जी बिल्कुल शशि, क्योंकि आज अंतिम दिन किसी भी चुनाव के लिए बेहद अहम होता है। पूरे चुनावी कैंपेनिंग के दौरान जो अंतिम ताकत झोंकी जाती है वो आज अंतिम दिन ही होती है। ऐसे में बड़ी बात यह है, क्योंकि आपने जिक्र भी किया था कुछ कनेक्टिविटी इश्यू की वजह से जो मुख्य मुकाबले की बात आप समझा रहे थे कि जो मुख्य मुकाबला है वो हिसार में किस किस के बीच में देखने को मिल रहा है। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप उसे दोहराएं और हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास करें कि किस तरह का समीकरण वहां बन रहा है। हिसार की अगर मैं बात करूं तो हिसार में जो मुख्य भारतीय जनता पार्टी के खड़े हैं प्रवीण पोपली और कृष्ण सिंगला है जो मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और दोनों के बीच में ही मुख्य मुकाबला। भारतीय जनता पार्टी के अपने प्लस पॉइंट्स हैं कि काफी पहले से तैयारी कर रही थी निगम। फिर भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में ताकत झोंकी, खुद मुख्यमंत्री नॉमिनेशन जो फिल कराया था पूरे हरियाणा में, वो हिसार से उन्होंने इस कैंपेन। विजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। विजय राणा भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। विजय, आज अंतिम दिन है, कई रोड शो निकाले जा रहे हैं जनता के बीच में जाकर, जिस तरह से कैंपेनिंग की गई है, यानी कि आखिरी तैयारी बेहद अहम है। आज क्या माहौल देख पा रहे हैं आप, किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल, जहां तक चुनाव प्रचार की बात करें तो मुख्य तौर पर कांग्रेस और भाजपा की ओर से चुनाव प्रचार किया गया है जोरदार तरीके से। जेजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है और इनेलो भी जो है वो सिर्फ रोहतक और सिरसा में मेयर और चेयरमैन पद के लेकर चुनाव लड़ेगी। अम्बाला में सिर्फ 3 जगहों पर अपने सिंबल पर चुनाव इनेलो लड़ेगी। आम आदमी पार्टी भी हालांकि में इस समय है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन की बात करें तो भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सैनी शुरू से ही चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं और वो पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं। और आज भी इस्माइलाबाद, अम्बाला, फतेहाबाद और सिरसा, इन 4 जगहों पर वो जनसभाएं करेंगे और शाम 5 बजे आखिरी जनसभा जो है वो सिरसा में होगी। और आज क्योंकि चुनाव प्रचार थम जाएगा तो आज सभी पार्टियां एक अंतिम दौर जो है वो लगा रही है और उसके बाद चुनाव प्रचार जो है थम जाएगा। पिछले चुनाव प्रचार की बात करें तो धुआंधार प्रचार देखने को मिला। भाजपा की तरफ से तमाम मंत्री तो चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री खुद भी चुनाव प्रचार में लगातार उतरे हुए थे। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी चुनाव प्रचार किया गया जो अभी भी जारी है और तमाम जगहों पर अपने सिंबल पर चुनाव जो है कांग्रेस भी लड़ रही है, भाजपा भी लड़ रही है। इनेलो सिर्फ रोहतक में मेयर का चुनाव सिंबल पर लड़ेगी और सिरसा में चेयरमैन पद का सिंबल पर लड़ेगी और अम्बाला में 3 वार्डों में चुनाव सिंबल पर लड़े जाएंगे और बाकी जगह पे समर्थित उम्मीदवार इनेलो की ओर से उतारे जा रहे हैं। और भाजपा और आम आदमी पार्टी भी जो है सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। इस चुनाव प्रचार के दौरान तमाम मुद्दों को जो है वो अलग अलग पार्टियों की ओर से उतारा गया। खासतौर पर भाजपा और कांग्रेस की ओर से अपने अपने जो घोषणा पत्र है वो जारी किए गए, लोगों को लुभाने की कोशिश की गई कि कौन कौन से वादे जो है पूरे किए जाएंगे अगर नगर निकाय चुनाव में उनकी पार्टी जो है वो काबिज होती है। और मुख्य मुकाबला तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के बीच ही इस समय दिखाई दे रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। और घोषणा पत्र भी दोनों पार्टी को जारी किया गया है और तमाम मुद्दे, चाहे वो सीवरेज व्यवस्था की बात हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, सड़कों गलियों का निर्माण हो, सफाई व्यवस्था हो, तो तमाम मुद्दों पर जो है चुनाव जो संकल्प पत्र था उसमें तमाम मुद्दे शामिल किए गए। महिलाओं को लुभाने की कोशिश की गई और मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि जो 2100 रुपए की घोषणा की गई थी वो इस बजट सत्र में घोषणा कर दी जाएगी और ये बात वो पहले ही घोषित कर चुके हैं। तो तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो अलग अलग वर्गों को इसमें साधने की कोशिश की गई है। चुनाव प्रचार कैसा रहा, हालांकि किसको जनता किस पार्टी को सफलता मिलेगी, जनता को कौन सी पार्टी लुभा पाई, ये तो खैर 2 मार्च को पता चलेगा जब मतदान होगा और 12 मार्च को इसके परिणाम सामने आएंगे। साथ साथ पानीपत में जो है 9 मार्च को जो मतदान है वो होगा। हालांकि जो चुनाव का जो परिणाम है वो एक साथ 12 मार्च को जारी किया जाएगा और तमाम जो बड़े इलाके हैं, चाहे वो सिरसा, हिसार की बात करो, फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, पानीपत, इन तमाम जो मुख्य शहर हैं इन तमाम शहरों में जो है चुनाव करवाया जाएगा। नगर निकाय का, नगर परिषद का, नगर पालिका का, चेयरमैन पद के लिए या मेयर पद की बात करें तो
पूरा जोर जो है पार्टी की ओर से लगाया गया है। हालांकि पिछले चुनाव के परिणामों को देखते हुए भाजपा के हौसले इस समय बुलंद जरूर हैं, लेकिन भाजपा ने चुनाव प्रचार में कोई कमी कोई नहीं दिखाई दी है। युद्ध स्तर पर जो चुनाव प्रचार किया है, जिस तरह चुनाव को लड़ा जाता है, ऐसा नहीं है कि अगर हौसले बुलंद है, पिछले चुनाव में जीत मिली है तो कुछ ढील दिखाई दी हो। ढील बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से पूरा जोर इन चुनाव में लगाया हुआ है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जिस तरह से चुनाव परिणाम दिल्ली में रहे और हरियाणा में रहे, तो हरियाणा की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, अपने कदम जमाने के लिए फिर से जो है चुनाव का मौका मिला है कांग्रेस को, क्योंकि आगे इसके बाद कोई बड़े चुनाव नहीं है हरियाणा में अगले काफी समय तक। तो इन चुनावों में कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है कि जीत हासिल करे, ताकि जो खोई हुई प्रतिष्ठा है वो दोबारा से हासिल करने की कोशिश की जाए और हरियाणा की राजनीति में पार्टी को जिंदा रखा जाए। जी बिल्कुल। शशि, अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो निकाय चुनाव में ऐसे कौन से अहम मुद्दे रहे हैं जो इस बार इन चुनावों में हावी रहे हैं और जनता इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपना मताधिकार का प्रयोग करेगी? शशि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल शशि नायर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। विजय, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। हालांकि आपने जो समीकरण बताया है अलग अलग हम समझना चाहेंगे कि कई ऐसे मुद्दों का भी आपने चाहे जिक्र किया, चाहे सीवरेज की समस्या हो, लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम मुकाबलों की बात करें तो जनता के बीच में चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, मुखर होकर उन मुद्दों को किसने रखा है जनता के बीच में, उन वादों को किया है कि अगर हम आते हैं सरकार में शहर की तो इन मुद्दों को पूरा किया जाएगा? और देखिए, इसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को जरूर मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा की नई सरकार बनी है। सरकार ने हाल ही में अपने 100 दिन पूरे किए हैं और उन 100 दिनों में भाजपा ने कौन कौन से काम किए हैं, भाजपा उन कामों को लेकर जनता के बीच जा रही है कि नई सरकार बनी 100 दिन के लिए जो संकल्प पत्र पहले जारी किया था, उन घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं 100 दिन के कार्यकाल में सरकार पूरा कर पाई, इन बातों को लेकर जो है वो जनता के बीच जा रही है। और यही वादा किया जा रहा है कि अगर छोटी सरकार भी भाजपा की आती है, यानी निकाय चुनाव में भाजपा को जीत मिलती है, भाजपा उम्मीदवार जीतते हैं, तो यहाँ को लेकर जो संकल्प पत्र जारी किया गया है उनमें उन वादों को जो है पूरा किया जाएगा। मुख्य वादे हालांकि जो सामान्य जो इस तरह के मुद्दे रहते हैं वो तो रहते ही हैं, लेकिन भाजपा की ओर से कई मुद्दे हैं जिनको शामिल किया गया है, जैसे कि जो महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी अलग अलग जगहों पर। इसके अलावा जो कॉलोनियां हैं उनको वैध किया जाएगा, जो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पिछली सरकार में भी सैकड़ों तमाम ऐसे मुद्दे हैं विजय जिन्हें इस बार उठाया भी गया है और जनता के बीच में रखा गया है। मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास में। देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज गुरुग्राम में क्या माहौल है? किस तरह से आज चुनावी प्रचार किया जा रहा है प्रत्याशियों की ओर से? क्या कोई दिग्गज भी शामिल हो रहा है चुनाव प्रचार में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मौसम भी मेहरबान है। थोड़ा सा मौसम बदला है, मौसम में तब्दीली आई है, लेकिन चुनावी माहौल बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से लगातार चल रहा था। और आज जो तमाम कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर जो जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह रोड शो किए गए हैं। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम, इन दो नगर निगम में लगभग 736 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं पार्षद के तौर पर। इसके अलावा यदि मेयर की बात की जाए तो मेयर पद के लिए 5 उम्मीदवार मानेसर से, वहीं 2 उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी से गुरुग्राम नगर निगम से हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार चुनाव प्रचार चला और अब आज आखिरी दिन है, 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और उससे पहले हर कोई कैंडिडेट ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाया जाए, अपना शक्ति प्रदर्शन किया जाए। और यही कारण है कि तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। कल मनोहर लाल खट्टर आए थे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2 दिन पहले आए थे और उन्होंने बाकायदा रोड शो किया था और कई जनसभा। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी लगातार तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उदय भान हो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो लगातार अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज 5 बजे जब चुनाव प्रचार थम जाएगा उसके बाद सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो तमाम
तमाम उम्मीदवार हैं वो कोशिश ये करेंगे, क्योंकि कई ऐसी प्रक्रिया हैं जिसमें बूथ जो एजेंट्स हैं उनकी नियुक्ति करनी है, उनके जो आइडेंटिटीज हैं वो देनी है। उसके बाद से प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है और जो मतदान केंद्र है वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग 4,500 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी तरह का कोई खलल चुनाव में ना पड़े, क्योंकि मतदान 2 तारीख को होना है और उसकी तमाम तैयारियां जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले ही कर ली गई थी और तमाम जो अधिकारी थे उनकी ड्यूटीज सुनिश्चित कर ली गई थी और सुरक्षा को पुख्ता रहे, इसको ध्यान में रखते हुए बाकायदा पुलिस की तैनाती अलग अलग जगह की गई है। और इसके बाद जब मतदान जो प्रक्रिया है, क्योंकि अलग अलग जगह जो बूथ बनाए गए हैं, गुरुग्राम की बात की जाए तो लगभग 9 लाख मतदाता यहाँ अपने उम्मीदवारों का चयन करेंगे। इसके अलावा मानेसर की बात की जाए तो लगभग 97,000 मतदाता हैं जो मानेसर नगर निगम की नई सरकार यानी कि ये कहें कि छोटी सरकार बनाएंगे। और इसको लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस की तरफ से कोशिश यही की गई कि लोगों के बीच पहुंचा जाए और यही है जब संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से पेश किया गया, तमाम वो मुद्दे रखे गए, हर एक नगर निगम के अलग अलग ये संकल्प पत्र पेश किए गए थे लोगों के सामने। और कांग्रेस की तरफ से भी कोशिश यही रही कि अलग अलग नगर निगम हैं तो उनके अलग अलग मुद्दे हैं। हालांकि हरियाणा प्रदेश स्तर पर भी दोनों पार्टियों ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था और उसके बाद से कहीं ना कहीं अब लगातार जो लोगों के बीच जो उम्मीदवार हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि आज 5 बजे से पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और उनके जो शक्ति प्रदर्शन है वो भी अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाएं, क्योंकि पिछले दिनों जो प्रचार हुआ उसके बाद कितनी ताकत आई, कितने लोगों के साथ वो जुड़े, कितने लोगों को मनाने में कामयाब रहे। ये तमाम ऐसी बातें हैं क्योंकि ये सबसे कहें कि पहली कड़ी है और छोटी सरकार बनने वाली है गुरुग्राम की, मानेसर की और प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जहां नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हैं। जी ठीक है, शशि एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, स्थानीय मुद्दों का आप जिक्र कर रहे थे, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप स्थानीय मुद्दों का के बारे में बताएं कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जो हावी हैं इस बार के चुनाव में। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपना अपना घोषणा पत्र और संकल्प पत्र जारी किया था, तो उन्होंने स्टेट लेवल पर क्या क्या मुद्दे जो हो सकते हैं शहरों के सौंदर्यीकरण के, और उसमें जैसे उन्होंने कहा था, बीजेपी ने कहा था इलेक्ट्रिक बस चलाने की बात की थी, इस तरह से वो तमाम मुद्दे शामिल किए गए थे जो शहरों के विकास के लिए होते। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हिसार में भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग से भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें बीजेपी के जो प्रदेश के प्रभारी हैं सतीश पुनिया जी, वो आए थे, जिसमें उन्होंने एक बड़ा मुद्दा शामिल किया था हिसार के बस स्टैंड को शिफ्ट करने का। इसको लेकर पहले भी कई बार की लोकल राजनीति गरमाई थी, क्योंकि शिफ्ट करने की बात जब भी उठी तो कहीं ना कहीं उसका विरोध झेलना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हिसार के, क्योंकि हिसार अब एक बड़े शहरों में शुमार हो चुका है, इस बस अड्डे को शिफ्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हिसार में जो अपना एक अलग से संकल्प पत्र जारी किया उसमें बस अड्डे को शिफ्ट करने की बात की गई थी। इसी तरह से कांग्रेस ने मुख्य तौर पर जो बात की, कांग्रेस ने यहाँ पर जो शहरों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो 2 बड़े मुद्दे थे, जिसमें प्रॉपर्टी आईडी के सरलीकरण की बात की गई थी और साथ ही साथ हाउस टैक्स को लेकर भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपने मुद्दे में अपने मसले में शामिल किया था। ये तो वो बातें थी जो राजनीतिक रूप से विधानसभा चुनाव में भी अच्छी खासी चर्चा में आई थी। लेकिन इसके अलावा शहरों के जो मुद्दे होते हैं, जैसे सीवरेज व्यवस्था है, शहरों का सौंदर्यीकरण है, पार्कों की व्यवस्था है, और शहर में जो एक बड़ी समस्या जो कई शहरों में देखने को मिल रही है, जाम की समस्या, ये सभी मुद्दे जो शामिल किए गए थे, ये मुद्दे पिछले 15-20 दिनों से उठाए भी गए हैं। हालांकि जब घोषणा पत्र जारी किया गया तब ये मुद्दे ज्यादा लोगों के सामने गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि 2 मार्च को जब मतदान होगा तो इसका कितना असर, बिल्कुल, कितना जनता तक असर पहुंच पाता है। देवेंद्र, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जो गुरुग्राम में इन चुनाव में ज्यादा हावी रहे हैं।
देखिए बिल्कुल, गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो इस चुनाव में देखने को मिले, और न केवल इस चुनाव में बल्कि लोकसभा विधानसभा में भी गुरुग्राम के सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर पानी निकासी का मुद्दा है, जो कि गुरुग्राम में एक बारिश के बाद जो जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, तो उसको लेकर तमाम नेताओं ने आश्वस्त किया कि इस बार जलभराव की स्थिति नहीं होने देंगे और मानसून से पहले ही तमाम वो इंतजाम किए जाएंगे जिससे पानी निकासी की जा सके। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि प्रदूषण और जाम, इन दोनों को लेकर भी देखा गया कि जो कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया, बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया, तो दोनों चीजें उसमें देखने को मिली। इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी सबसे बड़ा मुद्दा रहा, विधानसभा में देखने को मिला। कांग्रेस ने उसे बुलाने की कोशिश की, और लेकिन अब बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया कि बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि देखिए अब जनता के बीच में मुद्दे रख दिए गए हैं, अब जनता ये फैसला करेगी कि किसके मुद्दे ज्यादा असरदार रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका भी, विजय आपका भी, और शशि आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और